Hello guys, welcome to Crack It. First of all, happy Teachers Day to all of you. So, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था रिवोल्ट ऑफ 1857 जिसमें हमने उसका पार्ट 2 डिस्कस किया था और उसके साथ ही वो हमारा जो टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया था. नाउ इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट. ओके, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट का मतलब है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कहाँ से डेवलप होना शुरू हुआ. अब कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट में मेनली दो पार्ट्स आ जाते हैं हमारे पास. फर्स्ट वन इज़ योर, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है, कंपनी रूल. एक आता है हमारे पास कंपनी रूल और दूसरा आता है हमारे पास क्राउन रूल. तो जो कंपनी रूल था वो 1773 से लेके 1858 तक रहा. और सेकंड था हमारा क्राउन रूल. जो क्राउन रूल है वो कब तक रहा? क्राउन रूल की अगर मैं बात करूँ तो वो क्राउन रूल हमारे पास 1858 से लेके 1947 तक रहा. ओके, अब जो कंपनी क्या थी? कंपनी थी हमारे पास ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी. अब कंपनी जो थी हमारे पास वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी. ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी उसने क्या किया हुआ था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को इंडिया में ट्रेड पर्पस से भेजा हुआ था. ठीक है, अब ये जो सारे एक्ट बनाने की क्या नौबत आई, क्या ज़रूरत पड़ी, वो हम लोग थोड़ी, इसको पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ी सी हिस्ट्री जान लेते हैं. हमने देखा था कि 1764 में क्या हुआ था. 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हुई थी. 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हुई थी. किसके बीच में? ब्रिटिश के बीच में और शाह आलम सेकंड के बीच में, जिसमें हमने ये देखा कि ब्रिटिशर्स ने इस बैटल को जीत लिया था. ओके, अब इस बैटल को जीतने के बाद क्या हुआ था, एक ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुई 1765 में. 1765 में ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुई और उस ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद में क्या डिस्कस हुआ? उस ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद में देखा गया कि ड्यूल गवर्नमेंट स्टार्ट हो गई. ड्यूल गवर्नमेंट का मतलब था कि वहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन की पावर होगी, जो एडमिनिस्ट्रेशन का काम होगा वो ब्रिटिशर संभालेंगे, वो नवाब संभालेगा बंगाल का. और जो रेवेन्यू इकट्ठा करने का काम होगा वो सारा कौन करेगा? ब्रिटिशर्स करेंगे. अब क्या हुआ कि जब ये लड़ाई हुई तो उस टाइम क्या हुआ कि जब भी कोई लड़ाई होती है तो वहाँ पे बहुत सारा पैसा खर्च होता है. और जो ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे ट्रेड करने के लिए आई हुई थी, इसके पास क्या हुआ कि इस बैटल ऑफ बक्सर के बाद पैसा ख़त्म हो गया. इसको क्या होता था, 4 लाख पाउंड समथिंग जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को देने होते थे, ईस्ट इंडिया कंपनी को, क्योंकि उसको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भेजा हुआ था कि जाओ तुम इंडिया में ट्रेड करो और ट्रेड करके हमें यहाँ से पैसा कमा के उधर भेजो. लेकिन हुआ क्या कि बैटल ऑफ बक्सर के बाद ब्रिटिशर्स ने बहुत सारी यहाँ पे फाइट्स करी. जब वो यहाँ पे ट्रेड करने के पर्पज़ से आई थी ईस्ट इंडिया कंपनी, लेकिन उनको लगा कि हम यहाँ पे अपना एडमिनिस्ट्रेशन होल्ड भी बनाएंगे. तो उसके लिए उन्होंने बहुत सारे जो पावरफुल नवाब थे उसके साथ लड़ाई कर रहे थे. लड़ाई करने में क्या हो रहा था, उनका बहुत सारा जो रेवेन्यू था, जो पैसा था वो खर्च हो रहा था. एक रीज़न ये था. दूसरा रीज़न यहाँ पे क्या था कि दूसरा रीज़न ये था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर थे या फिर उसके जो सर्वेंट थे वो सब बहुत ज़्यादा करप्ट लोग थे. वो सिर्फ अपनी जेबें भरते थे और ब्रिटिश गवर्नमेंट को कम पैसा बेचते थे. और बोला जाता है कि जो रॉबर्ट क्लाइव था वो भी एक बहुत ही करप्ट गवर्नर रहा हुआ है. लेकिन उसने क्या किया हुआ, जितनी भी फाइट्स लड़ी हुई हैं इंडिया के जो नवाब थे उनमें वो सब मैक्सिमम लड़ाइयाँ उसने जीत ली हुई हैं. और उस टाइम क्या था कि जो रॉबर्ट क्लाइव था वो काफ़ी फेमस हो गया था कि किस तरीके से वो इंडिया पे जो है अपना होल्ड बना रहा है. उस टाइम उसी की जो मतलब पॉपुलैरिटी की बातें हो रही थी कहाँ पे? ब्रिटेन में. बट क्या हुआ 1765 में जब ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुई, जब बैटल ऑफ बक्सर के बाद उसके पास क्या हो गया, पैसों की कमी हो गई. अब क्या हुआ कि मतलब बैंकरप्सी हो गई उस कंपनी की. सो अब यहाँ पे इससे पहले क्या होता था कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो क्या करती थी, उसका कोई ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी के काम में कोई इंटरफेरेंस नहीं करती थी. उसने भेज दिया कंपनी को, जाओ तुम इंडिया में ट्रेड करो, जैसे भी करो, ठीक है. उसको आप अपना एडमिनिस्ट्रेटिव होल्ड वहाँ पे बनाओ किसी भी तरीके से. अंग्रेज़ों का एक ही मकसद था, सिर्फ और सिर्फ पैसा लूटना. ओके, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के बाद
उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बोला कि हमें यहाँ पे कुछ ना कुछ न्यू रूल्स बनाने की ज़रूरत है, कुछ एक्ट्स बनाने की ज़रूरत है। सो सबसे पहले जो एक्ट आया वो आया रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। ओके, इस एक्ट में फर्स्ट टाइम जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने बोला कि हम देखेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी किस तरीके से अपना पॉलिटिकल या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन जो है वो इंडिया में कर रही है। ओके, तो फर्स्ट इसका जो फीचर था, फर्स्ट इसमें जो चेंज लाई गई रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में, फर्स्ट चेंज ये थी कि पहले क्या होता था, गवर्नर होता था ईस्ट इंडिया कंपनी में। कौन था? ईस्ट इंडिया कंपनी का था गवर्नर, ठीक है, गवर्नर होता था। लेकिन इस रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू जो गवर्नर की डेजिग्नेशन थी उसको चेंज कर दिया गया एज अ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। एक्चुअली ये जो रॉबर्ट क्लाइव था, ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी इसका सबसे ज़्यादा जो पॉलिटिकल होल्ड इसने बना रखा था वो बंगाल में बना रखा था। बंगाल एक बहुत बड़ा प्रोविंस था, उसके अंदर ही बंगाल, बिहार, उड़ीसा, 3 बहुत बड़े बड़े प्रोविंस आते थे। और ये एक्ट लाने से पहले बंगाल में फेमाइन आया था और फेमाइन आने की वजह से वहाँ पे लोग भूखे मर रहे थे, वहाँ पे पैसों की बहुत ज़्यादा कमी हो गई थी और ब्रिटिश गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा क्रूल थी, ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत क्रूल थी। रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया, उल्टा वहाँ पे लोगों की हेल्प करने के बजाय उनसे ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स ले रहे थे क्योंकि वो एक करप्ट ऑफिसर था। सो ये बात थी। रेगुलेटिंग, हम अब आ जाते हैं रेगुलेटिंग एक्ट पे। रेगुलेटिंग एक्ट में मैंने बताया इसकी डेजिग्नेशन जो थी, पहला पॉइंट इसमें ये रखा गया कि गवर्नर को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया जाएगा। जिसको पहले गवर्नर ऑफ बंगाल बनाया जाता था, बोला जाता, वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन गया। और साथ ही साथ वहाँ पे एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ मेंबर जो है वो अपॉइंट किए गए। एक गवर्नर जनरल रहेगा और उसके अंडर क्या होंगे, एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगी और उस एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर 4 मेंबर बनाए गए। उसके 4 मेंबर बनाए गए, उसमें कौन कौन था, फिलिप फ्रांसिस, क्लेवरिंग, मानसून, बेरबाल। इतने इंपॉर्टेंट नहीं है बट आप याद रख सकते हो। सेकंड पॉइंट इसमें क्या था, एंड ऑफ ड्यूल गवर्नमेंट इन बंगाल हो गया। मैंने बताया कि ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद जब 1765 में हुई, 1765 में जब इलाहाबाद ट्रीटी हुई, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, तो वहाँ पे क्या हुआ, ब्रिटिशर्स ने बोला कि हम यहाँ पे रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे और जो नवाब हैं बंगाल के वो क्या करेंगे, वो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे। 26 लाख रुपया दिया गया नवाब ऑफ बंगाल को, शाह आलम सेकंड को, कि आप यहाँ पे क्या करो, आप यहाँ पे अपना एडमिनिस्ट्रेशन चलाओ। लेकिन जैसे ही बान हेस्टिंग पावर में आए तो उन्होंने क्या किया, उसने एंड ऑफ ड्यूल गवर्नमेंट इन बंगाल, पहला काम ही उसने क्या किया कि ड्यूल गवर्नमेंट को बंगाल में ख़त्म कर दिया। थर्ड पॉइंट की बात करें तो इसमें क्या था, द एक्ट मेड गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसी सबॉर्डिनेट टू द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। अब क्या हुआ, पहले क्या था कि जो हमारे पास बंगाल था, बॉम्बे और मद्रास, 3 अलग अलग प्रेसिडेंसीज थी, ठीक है। ये 3 अलग अलग प्रेसिडेंसीज थी और ये अपने आप में काफ़ी पावरफुल थी और इनके अलग अलग गवर्नर जनरल हुआ करते थे। अब ये तीनों अलग अलग थे, इनमें कोई यूनिटी नहीं थी, इनमें कोई नेशनलिज्म नहीं था, तो अलग अलग तरीके से काम करते थे। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बोला कि हमारा एक नेशनलिज्म होना, हमारे अंदर यूनिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसने क्या किया कि जो बंगाल था ये सबसे बड़ा प्रोविंस था, इसका बना दिया गवर्नर जनरल, और ये जो बॉम्बे और मद्रास रहा इसका सिर्फ रहा गवर्नर, इसके रहे गवर्नर। अब बॉम्बे और मद्रास के जो गवर्नर थे वो काम करेंगे किसके, बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसके अंडर काम करेंगे। क्लियर है ये? ठीक है। अब क्या हुआ, क्योंकि वो पहले इंडिपेंडेंट डिसीजन लेते थे, अब जब तीनों को यूनाइट कर दिया गया तो वो सारा काम जो होगा वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के अंडर होगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है, द एक्ट प्रोवाइड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता। अब इसमें क्या हुआ, इस एक्ट में फर्स्ट टाइम सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता बनाया गया 1774 में। और उस सुप्रीम कोर्ट का जो स्ट्रक्चर था वो क्या था, उसमें एक चीफ जस्टिस था और 3 अदर जजेस थे। सर अलीज़ा एमपी जो थी वो फर्स्ट, उसको अपॉइंट किया गया फर्स्ट चीफ जस्टिस। और द कोर्ट कवर जस्टिफिकेशन ऑफ ऑल एरिया लाइंग अंडर द बॉम्बे, मद्रास एंड बंगाल प्रेसिडेंसी। और कोर्ट का काम क्या था कि जितनी भी जस्टिफिकेशन होंगी, जो भी इश्यूज़ होंगे उनको रिजॉल्व करना। बॉम्बे, मद्रास और बंगाल प्रेसिडेंसीज में जो भी इश्यूज़ होंगे उसको कौन सॉल्व करेगा, सुप्रीम कोर्ट सॉल्व करेगा। और सुप्रीम कोर्ट को कब बनाया गया, 1774 में। ओके,
नेक्स्ट क्या हुआ, नेक्स्ट जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक बॉडी बनाई थी जिसको बोला जाता था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। इसको क्या बोला जाता था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, जिसके अंदर 24 मेंबर्स थे। और वो जो 24 मेंबर्स थे वो ही कमर्शियल एंड पॉलिटिकल अफेयर्स देखते थे। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के अंदर 24 मेंबर्स थे, वो कमर्शियल और पॉलिटिकल अफेयर्स सारी चीज़ें जो कंपनी की वही देखते थे। और उनको क्या किया जाता, 4 साल के लिए बनाया जाता था, जिसमें से 1/4 मेंबर जो थे हर 2 साल के बाद वो हर 1 साल के बाद वो रिटायर हो जाते थे। साथ ही साथ इस एक्ट में बात की गई कि कंपनी की जो मोनोपली है, कंपनी की जो मोनोपली है उसको 20 ईयर्स के लिए इंक्रीज़ कर दिया गया, एक्सटेंड कर दिया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी ही सिर्फ जो है वो इंडिया में ट्रेड करेगी। इस बात को 20 ईयर्स के लिए एक्सटेंड कर दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है इस रेगुलेटिंग एक्ट का, बोला गया, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बोला कि जो कंपनी के सर्वेंट होंगे वो बहुत ज़्यादा करप्ट थे। उनको बोला गया कि आप अब करप्शन नहीं करोगे, किसी भी टाइप की ब्राइब नहीं लोगे या अपना कोई प्राइवेट ट्रेड नहीं करोगे। क्योंकि इससे पहले क्यों इतनी बुरी हालत बंगाल की हुई थी, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे, चाहे उनके ऑफिसर थे या सर्वेंट थे, वो अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए ज़्यादा सोचते थे और कंपनी के बेनिफिट के लिए कम सोचते थे। जितने भी ऑफिसर या जितने भी सर्वेंट इंडिया में आए, उन्होंने सबसे पहले अपनी पॉकेट फिल की, फिर अपने रिश्तेदारों को लाते थे, उनको बोलते थे आप भी लूटो। किस तरीके से, इलीगल वे में, जैसे कंपनी के रूल बनाए गए थे उसके अकॉर्डिंग वो काम नहीं कर रहे थे। इसीलिए इस एक्ट को लाने की ज़रूरत पड़ी और बोला गया ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा कि कंपनी के सर्वेंट जो हैं वो कोई भी रिश्वत नहीं लेंगे और कोई भी करप्शन नहीं करेंगे। ये था हमारा रेगुलेटिंग एक्ट 1773। नेक्स्ट आता है अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781। अमेंडिंग एक्ट में कुछ नहीं है ज़्यादा, थोड़ी सी यहाँ पे उन्होंने चेंज लाई। अब क्या हुआ, अब 1773 का जो एक्ट आया उसमें ये बोला गया कि एक सुप्रीम कोर्ट बनाया जाएगा। इसमें बोला गया कि एक सुप्रीम कोर्ट बनाया जाएगा और सुप्रीम कोर्ट जो है वो बंगाल, बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसीज में जो भी एक्टिविटीज़ होंगी, जो भी उनके इश्यूज होंगे, उनको रिजॉल्व करेगा। बस इस एक्ट में ये बताया गया 1781 में कि वो उनके किसी भी पॉलिटिकल अफेयर में इंटरफेयर नहीं करेगा। पॉलिटिकल अफेयर का इससे कोई लेना देना नहीं है। जैसे आज जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, वो अपनी तरीके से अपने फैसले ले सकती है, उस टाइम भी इस एक्ट में ये बोला गया कि जो सुप्रीम कोर्ट होगा वो इंडिपेंडेंट रहेगा और जो भी आपकी पॉलिटिक्स है, जो आपके पॉलिटिकल अफेयर्स हैं, वो अपनी जगह रहेंगे। ये था अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781। ओके, नेक्स्ट आता है पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। अब यहाँ क्या हुआ, यहाँ पे कमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शन ऑफ द कंपनी सेपरेट किए गए। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी यहाँ पे ट्रेड करने के लिए आई थी इंडिया में, पहले वो क्या कर रही थी, सब काम खुद देख रही थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट का उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं था। चाहे उनकी कोई कमर्शियल एक्टिविटी होगी, पॉलिटिकल एक्टिविटी होगी, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटी होगी, वो कंपनी खुद ही हैंडल करेगी। लेकिन अब उनकी जो गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उसने कंपनी के काम में अपना जो सहयोग देना था वो शुरू कर दिया था। ठीक है, उसने बोला अब हमारे हिसाब से कंपनी काम करेगी और हमारा भी कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन उसमें रहेगा। इसमें क्या देखा गया, एक बॉडी होती थी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो थे, एक था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, एक बॉडी थी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, और दूसरी होती थी बोर्ड ऑफ कंट्रोल, एक थी बोर्ड ऑफ कंट्रोल। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो बॉडी थी ये थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, और जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल बॉडी थी ये थी किसकी, ब्रिटिश गवर्नमेंट की। ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट की ये एक गवर्नमेंट बॉडी थी और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर एक प्राइवेट बॉडी थी जिसको ईस्ट इंडिया कंपनी ने बनाया था कि हम किस तरीके से अपना ट्रेड करेंगे। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट की प्योरली गवर्नमेंट बॉडी थी। अब इसमें क्या हुआ, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी के जो भी काम है उसमें हम पार्टिसिपेट करेंगे, तो वहाँ पे क्या बोला गया कि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर होगा, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर क्या था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर हमारे पास प्राइवेट बॉडी थी किसकी, कंपनी की। तो उन्होंने बोला कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो होगा वो कमर्शियल अफेयर्स के साथ डील करेंगे, जितनी भी कमर्शियल एक्टिविटीज़ होंगी उनको कंपनी देखेगी।
और एक न्यू बॉडी जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाई गई वो ब्रिटिश गवर्नमेंट की बॉडी थी, उसमें 6 मेंबर्स थे और जितना भी सिविल काम होगा, मिलिट्री एंड पॉलिटिकल अफेयर्स होंगे उनको हैंडल करेगी ब्रिटिश गवर्नमेंट थ्रू बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल एक प्योरली गवर्नमेंट बॉडी थी। फिर क्या हुआ, अगर किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन को 2 लोग चला रहे हैं, इसका मतलब वहाँ पे क्या हो जाती है, ड्यूल गवर्नमेंट एस्टेब्लिश हो जाती है। तो यहाँ पे भी हमें देखने को मिला कि अब यहाँ पे क्या थी, ड्यूल गवर्नमेंट थी। एक तो ब्रिटिश गवर्नमेंट कंपनी को चला रही थी, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को चला रही थी, और दूसरा कौन था, दूसरी थी ईस्ट इंडिया कंपनी। तो यहाँ पे क्या थी, ड्यूल गवर्नमेंट या जॉइंट गवर्नमेंट, ठीक है। और ये दोनों मिलकर चलाते हैं अब इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को। फिर क्या हुआ, मेंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल वर रिड्यूस टू 3। हमने देखा स्टार्टिंग में कि जो गवर्नर ऑफ बंगाल था उसकी डेजिग्नेशन को चेंज किया गया गवर्नर जनरल में, ठीक है, गवर्नर जनरल में। एक ये पॉइंट देखा था हमने। साथ ही साथ वहाँ पे एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई गई थी। साथ ही साथ वहाँ पे क्या बनाया गया था, एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई गई थी। और एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 4 मेंबर्स थे और ये 4 मेंबर्स जो थे गवर्नर जनरल के साथ मिलके काम करते थे। गवर्नर जनरल को जब कोई भी डिसीजन लेना होता था तो इन 4 लोगों की ओपिनियन मांगता था। लेकिन इस एक्ट में, 1784 के एक्ट में, इन 4 लोगों का नंबर कम करके कितना कर दिया गया, 3 कर दिया गया। वो इसलिए किया गया क्योंकि जितने ज़्यादा लोग होंगे उतनी ज़्यादा ओपिनियन होंगी और डिसीजन मेकर को डिसीजन लेने में क्या होगी, थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। इस वजह से उन्होंने 4 नंबर को बढ़ा के 3 कर दिया गया, ताकि जो गवर्नर जनरल था उसकी पावर जो है वो और एनहांस हो जाए। ओके, अब आता है द कंपनीज टेरिटरीज इन इंडिया वर द फर्स्ट टाइम कॉल्ड द ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया। अब जो भी टेरिटरीज जैसे बंगाल हो गया, मद्रास हो गया, या फिर हमारा बॉम्बे था, वहाँ पे कंपनी ने अपनी टेरिटरीज बनाई हुई थी, वहाँ पे वो ट्रेड करते थे, तो उस एरिया को नाम दिया गया ब्रिटिश पोजेशन ऑफ इंडिया। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर। आज हमने क्या क्या डिस्कस किया, एक था रेगुलेटिंग एक्ट 1773, फिर अमेंडिंग एक्ट 1781 देखा, एंड देन पिट्स इंडिया एक्ट 1784 देखा। ओके, दिस इज ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर। नेक्स्ट हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट का पार्ट 2 करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।